नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने योग शिक्षकों को पैसे बांटकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम को नहीं रोका और विदेश से आए पैसों को चेक के जरिए बांटा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और रिश्वत कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। साथ ही चुनाव अधिकारियों पर भी इस मामले में कोई एक्शन न लेने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। दिल्ली की योगशाला नाम से दिल्ली सरकार ने मुफ्त योग कक्षाएं चलाने का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार अलग अलग जगहों पर योग शिक्षकों को मुहैया कराती है। पिछले महीने ये योजना बंद कर दी गई। तब केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने ही दम पर चंदा जुटाकर यह योजना चलाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि योग शिक्षकों को वेतन देने के लिए चंदा लिया जाएगा। इसके बाद ही चंदे के पैसे से योग शिक्षकों को वेतन देने का दावा किया गया और अब जो है इसको लेकर के इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जब योगा बंद किया एलजी साहब ने तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ हम लोगों को कि बाकी सारी राजनीति तो चलती रहती है। जनता इस टाइम बहुत सारे आप लोगों से बात मैं करता रहता हूँ, बहुत सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं लोगों को। लंग्स की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आप लोग मदद करते हैं उनकी। तो दिल्ली के लोगों ने फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। दिल्ली की जनता इतनी भी गरीब नहीं है कि अपने लोगों को मिलकर योगा नहीं करा सकती। जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर, तब तक हम हर महीने इसी तरह से डोनर्स के माध्यम से आप लोगों की सम्मान राशि देते रहेंगे। विदेशी एनजीओ से आए हुए पैसे को चुनाव प्रभावित करने के लिए बांटा जा रहा है। हम तो ये भी नहीं जांच कर पा रहे, पता लगा पा रहे हैं कि वो पैसा कितना आया था। इतना बांटने के बाद दिल्ली के वोटर को प्रभावित करने के लिए कितना पैसा इलिसिट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये कार्यक्रम चल रहा था हमने इस पर शिकायत करके इसको रुकवाने का प्रयास किया था। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया मगर डीएम ने मुख्यमंत्री के दबाव में उसको चुनाव कार्यक्रम को रोका नहीं। तो हमारी मांग है केजरीवाल साहब पर आईपीसी की धारा जो ब्राइबरी पे लगती है उस पर मुकदमा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पर मुकदमा हो। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। रवीश, ये जो पूरा मामला है हमने समझने की कोशिश की है, लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? क्योंकि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आज जो है प्रचार थम जाएगा, तो ऐसे में क्या ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है या निर्देश क्या दिए गए थे जिनका पालन नहीं किया गया? आज देखिए, जो स्टेट जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से ये कहा गया था डीएम को कि आप ये देखिए कि ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है कि नहीं है। अगर ये है तो इसको तुरंत रोका जाए। तो इस पर जो है वो तत्कालिक डीएम ने इस निर्देश के बावजूद जो है वो कार्यक्रम चलता रहा। अब इस पर ऑफिशियल तो डीएम ने कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी कि आखिर उनका क्या इस पर रुख रहा है, लेकिन उनका सूत्रों का ये कहना था कि ये कार्यक्रम पहले से डिसाइड था और इसके वजह से इस कार्यक्रम को जो है वो चलने दिया गया। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें चेक के जरिए जो है वो पैसा दिया जाने की तस्वीर जो है वो सारे मीडिया हाउसेस में आई है और इसी के चलते ये कहीं ना कहीं ये मामला चुनाव आचार संहिता के धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी की ये शिकायत आई है। बीजेपी की शिकायत पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक निर्देश जारी किया डीएम को, लेकिन डीएम ने इस पर कोई अभी तक जो जानकारी मिली है उस पर इस तरीके का कोई कार्रवाई जो है वो अरविंद केजरीवाल या आयोजकों के खिलाफ अभी तक नहीं की गई है।
अब ये कहना है कि इस पर जांच चल रही है, देखा जा रहा है सारे पहलुओं को कि आखिर ये चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का ये जरूर कहना है कि तुरंत जो है वो अरविंद केजरीवाल के और आयोजकों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ में उन्होंने जो डीएम हैं जो यहाँ के, उनके ऊपर में भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद जो है उन्होंने इस कार्यक्रम को रोका नहीं। तो अपने अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई की खबर जो है वो हम लोगों के पास जानकारी नहीं आई है कि इस जो कार्यक्रम है जो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले के तहत जो है वो अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज किया जाए और डीएम के ऊपर में भी तत्काल कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जब चुनाव आयोग में शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने डीएम के ऊपर ये छोड़ दिया कि वो ये तय करें कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, और उसके बाद वो आगे इस पर कार्रवाई करें। तो डीएम ने जब एक तरह से परमिशन दी, उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, तो फिर एतराज क्यों? धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए अखिलेश जी, ये जो अभी आपने बताया कि चुनाव आयोग ने डीएम के ऊपर छोड़ दिया था, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डीएम के ऊपर नहीं छोड़ा था। डीएम साहब को डायरेक्शंस दी थी कि आप इस कार्यक्रम को रुकवाइए, क्योंकि यह आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका अपमान किया, उसको तोड़ा। लेकिन जो डीएम साहब हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली उनसे ही ऑर्डर्स लेते हैं, इसलिए उन्होंने उनके प्रेशर में इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और मैं तो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनके प्रवक्ता से कि कृपया झूठ ना फैलाएं। ये जो कह रहे थे, अभी जो आपने बाइट दिखाई थी अरविंद केजरीवाल जी की, कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि एलजी साहब ने रोक दिया, तो मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एनडीटीवी इंडिया एक बहुत जिम्मेदार चैनल है, अरविंद केजरीवाल जी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने किसी प्रकार का कोई भी फाइल एलजी साहब को इस योग शिक्षकों की जो सैलरी है या इस योजना की नहीं भेजी। केवल एक लेटर भेजा है जिसकी पुष्टि एलजी साहब के कार्यालय से भी हुई, और यह केवल और केवल चुनावी माइलेज लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये जो नौटंकी की है, ये जो आचार संहिता तोड़ी है, कानून तोड़ा है, इसके ऊपर जल्द से जल्द दिल्ली चुनाव आयोग कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, और जो करंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उनको भी इमीडिएटली इफेक्ट से सस्पेंड किया जाए। हम ये मांग करते हैं। ठीक है रीना जी, आपको लाना चाहेंगे। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी सूर्य प्रकाश मैथिल ने लगा दी। इससे पहले हम आशीष जी को सुन रहे थे, वो भी एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे। डीएम को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम आज किया गया ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आज उसका प्रचार भी जो है वो समाप्त हो रहा है। देखिए अखिलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है भारतीय झगड़ालू पार्टी। इनको सिर्फ झगड़ा करना आता है और दूसरे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उस काम को रोकना आता है। आप मुझे बताइए कि योग करने को कैसे कोई रोकना चाहेगा? योग करवाना तो एक पुण्य का काम होता है, जो कि हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में करा रहे थे। वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। करीब 20,000 लोग फ्री में योगा कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया स्कीम थी। स्पेशली जो दिल्ली के बुजुर्ग थे इस स्कीम से बहुत खुश थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद तो कुछ बढ़िया काम करती नहीं है और इनको दूसरों के बढ़िया काम भी अच्छे नहीं लगते हैं। यही कारण है कि एलजी ने इसकी फाइल को रोक दिया। लेकिन जब चाह होती है तो राह भी निकल आती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत दिल वाले हैं और मैं दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चाहे वो इस क्लास को स्पॉन्सर करे। 1 महीने पहले ऐलान हो चुका था। इस योगशाला के प्रोग्राम में दिल्ली के हजारों युवा जो हैं वो उसमें एम्प्लॉयड हैं। वो 1 महीने से फ्री में योग की क्लासेस दे रहे थे। आज उनको सिर्फ उनकी तनख्वाह मिली। जो सीधे सीधे जो लोग थे दिल्ली वाले, जो डोनर्स हैं, जो इस प्रोग्राम से खुश थे और जिनके पास इतनी हैसियत है कि वो उसको स्पॉन्सर कर सके, इसमें सरकार का तो कहीं कोई वो ही नहीं था। सीधे सीधे डोनर्स ने
योगा के शिक्षकों को चेक दिए और नहीं, इसमें सरकार का इसलिए आता है ना रीना जी कि 2 दिन बाद जो है यहाँ पर मतदान होना है नगर निगम के चुनाव के लिए, और यहाँ पर पूरी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो पब्लिक एक तरह से क्या आउटसोर्सिंग करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल ने फाइल रोकी, तो ये सूर्य प्रकाश मैथिल तो यहाँ पर लिखकर देने के लिए तैयार है कि उपराज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी। और मैं भी लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इन्होंने एक लेटर भेजा है। आप इनको रीना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सूर्य प्रकाश जी प्लीज शांत रहिए, कंप्लीट करने दीजिए। आप बताइए कि जो प्रोग्राम इतनी बढ़िया से चल रहा था वो प्रोग्राम क्यों रोका जाएगा? क्योंकि एलजी साहब ने वो फाइल अटका दी। ये पहली बार नहीं है कि एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के बढ़िया कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की हो। आपको पता है कितनी ऐसी फाइलें, हमारा एक पॉल्यूशन का कैंपेन बहुत अच्छा चलता है, वो एलजी साहब ने रोक दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब एलजी साहब ने अच्छे कामों को रोकने की कोशिश करी है। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। और इनका भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं कि वो इनका भाषण। सूर्य प्रकाश जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, मेरे पास बहुत समय है आज। देखिए आज समय की कमी नहीं है हमारे पास। सूर्य प्रकाश जी आपको पूरा मौका मिलेगा। रीना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए। एक एक बिंदु पर आप जवाब दीजिएगा। आप रीना जी आप बोलिए। इनका एजेंडा नहीं। जी रीना जी आप बोलिए। देखिए अखिलेश जी, कारण ये है कि एमसीडी में 15 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया होता तो ये बताते इन्होंने क्या किया है। और इनको ये बहुत इनके पेट में दर्द होता है ये देख के कि दिल्ली सरकार दिन पे दिन बढ़िया से बढ़िया काम करे जा रही है, कैसे ये इतनी बढ़िया स्कीमें लाती है। मैं उस पर भी आऊंगा रीना जी, लेकिन अभी हम फिलहाल इस मुद्दे पर आए हैं। रीना जी जो काम एमसीडी में हुआ या नहीं हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल मुद्दा हमारा है वो योग शिक्षकों को लेकर है। उन्हें जिस तरह से वेतन दिया गया आउटसोर्सिंग करके, क्राउडसोर्सिंग करके, इसको लेकर के एक बड़ा विवाद ये जरूर बीजेपी की ओर से है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी अब आपके पास आऊंगा। इत्मीनान से आप तमाम जो बातें आपको कहनी है आप कह सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहें और कम से कम इस विषय पर रहें। देखिए अखिलेश जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं इनके सुप्रीमो, और जिस प्रकार से मसाज लेते हुए पकड़े गए इनके जेल मंत्री, मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर उन्होंने योग शिक्षक वाला मुद्दा है इस पर आपने जो आपत्ति की थी मैथिल जी, आपने जो आपत्ति की थी उसका जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने जवाब दिया है कि इसकी घोषणा 1 महीने पहले कर दी गई थी, इसीलिए ये कार्यक्रम आज किया गया। इसका नगर निगम चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये बात रीना जी ने कही है। इसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो नियम और कायदे कानून होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कायदा कानून होता है कि किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं चुनाव आचार संहिता के अंदर। यहां तक कि जो राजनीतिक जो बोर्ड होते हैं वो भी पोत दिए जाते हैं, चेहरे भी पोत दिए जाते हैं। ये दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने यह कह दिया कि भैया मैं किसी चुनाव आयोग को नहीं मानता, मैं किसी चुनाव नियमावली को भी नहीं मानता, जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा। और वही हाल आज इन्होंने किया है कि इन्होंने चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसको तोड़ा है, आचार संहिता को तोड़ा है। और दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से मेरी बहन से कहना चाहता हूं, अरे ये अभी की तो बात है सितंबर की, कि सितंबर के अंदर अभी आपके ही कुछ टीचर्स के ऊपर एफआईआर हुई, घोस्ट गेस्ट टीचर्स के नाम से जो आप एक्स्ट्रा सैलरीज ले रहे हैं। अभी एलजी साहब ने बोला, सुन लीजिए, अरे डरिए मत, अब डूटा के 12 कॉलेजेस के टीचर्स की सैलरी आपने नहीं दी। यहाँ पर आप कह रहे क्राउड फंडिंग की बात, दिल्ली के लोगों को पेंशन आप नहीं देते हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बसें सड़ी हुई हैं, जगह जगह बीमार पड़ रही है, वो सब देख रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लेबर कार्ड फर्जी बनवाए अरविंद केजरीवाल सरकार ने, और उनको 15,000 रुपए उनके खातों में डालकर आप लोगों ने करोड़ों का घोटाला कर लिया। ये दिल्ली जान रही है, और अब आप यहाँ दिखा रहे हैं संत बनकर कि हमने तो क्राउड फंडिंग कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली के अंदर कहा था कि सरकारी कार्य नहीं होंगे, तो आपने किस आधार पर, किस नियम के अनुसार? मैं मैथिल जी ये सवाल मैं रीना जी से पूछना चाहता हूँ, थोड़े सलीके के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ। रीना जी, ये जो आरोप लगाया गया है कि 33 लाख रुपया आज बांटा गया, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया, आशीष सूद की ओर से उनका ये बयान आया है। इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये जो पूरा पैसा है ये कहां से आया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये विदेशों से इकट्ठा किया गया चंदा है।
क्या आम आदमी पार्टी इस बारे में कोई चुनाव आयोग को जवाब देगी? क्या उनसे इस कार्यक्रम को करने के पहले कोई लिखित में अनुमति ली गई थी कि हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? इस बारे में कोई चुनाव आयोग से सफाई मांगी गई थी? देखिए अखिलेश जी, पूरा कार्यक्रम पूरे जो लीगली जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके किया गया था, और विदेशों से चंदा आया ये तो मनगढ़ंत। मैथिल जी जवाब दे लेने दीजिए। मैथिल जी जवाब दे लेने दीजिए। उनकी दोनों बोलेंगे तो आपकी आवाज एक साथ नहीं पहुंच पाएगी। मैथिल जी उनको जवाब दे लेने दीजिए। जी रीना जी बोलिए। अखिलेश जी सारी एजेंसीज इनके पास हैं, ये जांच करा लें, ईडी से जांच करा लें, चुनाव आयोग से जांच करा लें, जो जांच कराना चाहे करा लें। हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता योगा करती है, दिल्ली के कुछ लोग हैं जो काम में मदद करना चाहते हैं, वो लोग आगे आए। उन्होंने कहा और इसीलिए आज ये कार्यक्रम हुआ, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आपके पास लिखित परमिशन थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं अब एक दूसरा मुद्दा जो शुरुआत में रीना जी उठाया गया था आपकी ओर से, आपने जो एमसीडी के कामकाज को लेकर के आपत्ति की थी। मैथिल जी बहुत ही कड़े शब्दों में रीना जी ने आलोचना की थी। जो एमसीडी पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी कायब है, काबिज है, उसके कामकाज को लेकर उन्होंने कई सारी बातें की थी, कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या बीजेपी के पास उनका जवाब नहीं है कि कोई सफाई नहीं हो रही है, कूड़े का पहाड़ दिल्ली में लग गया है, यहां पर तमाम तरह की समस्याएं दिल्ली के लोगों को हो रही है? मैथिल जी, अच्छा प्रश्न आपने पूछा अखिलेश जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब एमसीडी जो है स्प्लिट हुई थी और 3 एमसीडी बनी थी, तो आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, पूरे देश को, पूरी दिल्ली को जानकारी है कि किस प्रकार से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो है वो रेवेन्यू वाइज स्ट्रांग हो गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, ये दोनों नगर निगम आर्थिक रूप से पंगु थे, और इसी बात का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 साल में नगर निगम का 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया रोक लिया। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को इन्होंने लागू नहीं किया। केंद्र सरकार लगातार हर साल 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको भेज रहा है, लेकिन इन्होंने दिल्ली नगर निगम के हक का पैसा इनको नहीं दिया, रेवेन्यू का पैसा नहीं दिया, चाहे पार्किंग का चार्ज हो, चाहे रजिस्ट्री का चार्ज हो, कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं दी। और यही कारण रहा कि लगातार दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। और आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो बिल लाया गया उससे एमसीडी 1 हुई है, और एमसीडी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। और हम आपको वादा करते हैं कि दोबारा से जब नगर निगम सरकार बनाएंगे, उसके बाद दिल्ली के अंदर हम हर प्रकार की सुविधा को और अच्छी तरीके से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, जहां पर कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। आपको बताया कि सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी हैं। सौम्या चौरसिया, ईडी ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह का कद है सौम्या चौरसिया का कि आखिर उनके ऊपर इस तरह से छापेमारी पहले की गई और अब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है? देखिए अखिलेश जी, सौम्या चौरसिया वैसे तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और लेकिन आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल भर में लगभग 4 बार इनके घर पर छापे पड़ चुके हैं। पिछले साल भी इनके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, और ये बहुत करीबी बताई जाती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उनके करीबी अधिकारियों में शुमार है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले सत्ताधारी दल के करीबी सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था, और उनके साथ ही एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, समीर बिश्नोई। ये सारे लोग जेल में हैं, और इनके अलावा कुछ और कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि इनके आवास से काफी बड़ी नकदी भी मिली थी, और लगातार सौम्या चौरसिया के अलावा जो छत्तीसगढ़ के कई बड़े आईएएस अधिकारी, कोयला कारोबारी, ये सारे लोग पहले इनकम टैक्स की माफ कीजिएगा, पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इन पर छापामारी की, और उसके बाद केंद्रीय आयकर विभाग ने
इनके कई सारे तथ्यों की स्क्रूटनी करके ईडी को दी थी और ईडी ने इन्हें फिर से एक बार अपने रडार में रखा। समय बीतने के साथ इन अधिकारियों को लगा कि अब मामला शांत हो गया है, लेकिन यकायक फिर से एक बार इन पर छापेमारी शुरू हुई और एक एक करके फिर सबकी गिरफ्तारी होने लगी। ये बताया गया था कि 2 से 5 करोड़ रुपए की सिर्फ रोजाना की काली कमाई कोयले के कारोबार से है, ऐसा सूत्रों ने बताया। लेकिन इसके अलावा शराब है और भी कई, माइनिंग के अलावा और भी कुछ मामले हैं जिनकी गाज इन पर गिर सकती है। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा नाम है सौम्या चौरसिया का, भले ही ये राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हों। और जैसा हमें वहां सूत्रों ने बताया है कि 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी उन्हें कोर्ट लेकर के आई है और वहां पर उन्हें आवेदन दिया है हिरासत में लेने का अपने पास। अब उनके पास ऐसे कौन से सबूत आए हैं और क्या मामला हुआ है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले एक चौंकाने वाली बात में इन्होंने सौम्या चौरसिया के अलावा एक प्रमोटी IAS अधिकारी है, उनके बीच जो व्हाट्सएप चैट है, इसको भी कोर्ट में पेश किया था और इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर के कई अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें भी कथित तौर पर बताई गई थी और ये नाम लेकर उनको कह रहे थे कि इनको यहाँ ट्रांसफर कर दो, उनको यहाँ पोस्टिंग कर दो। इस तरह की बातें भी यहाँ पर कोर्ट में पेश की थी एजेंसियों ने। अनुराग, जब इससे पहले छापेमारी हुई थी और जो आप नाम बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता, उनको भी इसमें गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद जो है आरोप लगाया गया था कि जो जांच एजेंसियां हैं, वो चाहे आयकर विभाग हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, ईडी की ओर से गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कोई बातचीत हो पाई है मुख्यमंत्री कार्यालय से या कांग्रेस पार्टी में कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर? आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला है जो आरक्षण का मुद्दा है। चूंकि लगभग 82% आरक्षण हो गया था, तो उसके बाद संभवतः इकलौता देश का राज्य है अखिलेश जी जहां पर पिछले 3 महीने से कोई आरक्षण नहीं लागू है। तो विधानसभा का एक खास सत्र बुलाया गया है। वहां पर भी आज एक अप्रिय स्थिति बन गई जब एक पूर्व मंत्री और बीजेपी के मौजूदा विधायक के साथ सत्ताधारी दलों में एक तरह से हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो ये सत्र बुलाया गया था कि केंद्र से कहा जाए कि नई अनुसूची में छत्तीसगढ़ में जो नई आरक्षण व्यवस्था होगी, अब इसमें भी लगभग 81% वहां आरक्षण पहुंच जाएगा। अगर ये आरक्षण व्यवस्था लागू होती है तो केंद्र से कहा जाए कि नवी अनुसूची में डाल दिया जाए। तो अब एक बहुत अहम सत्र है और उसके बीच में ये बात भी हुई है। तो अब फिलहाल अभी सत्ता पक्ष या मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंध में कोई भी जानकारी या कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं JNU की, जहां पर एक बार फिर से विवाद उठ खड़ा है। इस बार विश्वविद्यालय की दीवारों पर जाति विरोधी नारे लिख दिए गए। इसमें ब्राह्मणों और बनियों को JNU कैंपस छोड़ने को कहा गया। JNU की वाइस चांसलर ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों और कमरों में जाति विरोधी नारे लिखे जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। JNU की वाइस चांसलर शांति श्री D पंडित ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और शिकायत समिति के डीन को मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा। साथ ही VC ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। परिसर में नियमों को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और JNU में ABVP के अध्यक्ष रोहित कुमार का आरोप है कि लेफ्ट पार्टी से संबंध रखने वाले छात्रों ने दीवारों पर यह कमेंट लिखे हैं। आप सभी ने सुना ही होगा और JNU के कैंपस में आप चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर कैसी कैसी अभद्र बातें और गालियाँ लिखी गई है। JNU में ये पहले से वेंडलिज्म लेफ्ट के लोग करते आए हैं। आज इन्होंने सीमा पार कर दी है। आज इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पे जाकर के ऐसी अभद्र बातें लिखी है। JNU कैंपस में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जहाँ क्लासेस होती हैं वहाँ पे जाति सूचक बातें लिखना, वेंडलिज्म करना है, अब्यूजेस करना, ये ABVP इसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। वी कंडेम दिस एक्ट। हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस है एकेडमिक डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम G20 के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसी चीज़ों के लिए होना चाहिए। परंतु लेफ्ट के लोगों ने JNU कैंपस में हमेशा से जहर घोलने का काम किया है। यहाँ पे जो छात्र समुदाय के बीच में और समाज के बीच में ऐसी जाति सूचक बातें लिखना, लोगों को गालियाँ देना, हेट फैक्ट्री JNU को बना दिया है। ऐसी चीज़ें अगर JNU के छात्र समुदाय में जाएगी तो किस टाइप का हम देश के लिए किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने JNU जाकर इस पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। JNU एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार गलत कारणों से। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से दीवारों पे इस तरीके के स्लोगन जो हैं वो लिखे गए हैं और जगह जगह ऐसे स्लोगन हैं। इसमें लिखा गया है ब्राह्मण्स लीव द कैंपस और उसके बाद अगर आपको कहें
तो आगे आपको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देयर विल बी ब्लड, और ये सिर्फ ब्राह्मण को लेकर नहीं, बनियों को लेकर भी है, संघ को लेकर भी इस तरीके की जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपत्तिजनक टिप्पणी के तौर पर लिखी गई है, और सीधे तौर पर इसका विरोध बहुत लाजमी है, जो विरोध होना शुरू हो गया है। फिलहाल हम JNU में SIS यानी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में है, जहाँ पे इस तरह के स्लोगन है, और स्लोगन कई जगहों पे अलग अलग तरह के स्लोगन जो हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके के स्लोगन और नारे जो हैं वो भरे पड़े हैं फिलहाल, और एक बार फिर से JNU चर्चा का विषय बन गया है। और यहाँ पर ABP की तरफ से सीधे तौर पे कहना है कि ये लेफ्ट वालों ने किया है। जब लेफ्ट के हमने नेता से बात की, एनसाई बालाजी से, जो एक्स JNU SU के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट की ये मानसिकता कभी नहीं रही, जो भी विरोध करना होता है वो खुल के करते हैं, इस तरीके के नारे नहीं लिखे जाते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जिस तरीके के नारे लिखे गए हैं JNU कैंपस पे, इस पर VC ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है, जांच के आदेश दिए हैं, और जांच में ये सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। बहुत मुमकिन है कि जगह जगह यहाँ पे CCTV कैमरे लगे होंगे जिससे इसकी पड़ताल की जाए, और हर कोई जांच की बात कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब कैंपस में चीज़ें लिखी होती है जहाँ पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है, तो फिर अपने आप में सवाल बहुत लाजमी है। इसके ऊपर SIS में हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे अगर आपको दिखाएं तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके के नारे हैं जो आप देखेंगे। लेकिन ये जिस किसी ने भी लिखा है वो बहुत मुमकिन है कि एक प्रशासनिक जांच की बात हुई जिसमें वो पकड़ में भी आए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के स्लोगन जो है वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होते, जहाँ पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है, क्योंकि ये जांच का विषय भी है। और ऊपर अगर चल के दिखाएंगे तो वहाँ भी आप देखिएगा कि इसी तरीके के स्लोगन लिखे हुए जगह जगह पे इस तरह के स्लोगन है। और आगे आपको इधर अगर लिफ्ट से ऊपर हम जाएं तो वहाँ भी इस तरीके के स्लोगन हैं लिखे हुए। जांच में बहुत कुछ निकल कर आएगा, जांच में पता भी चलना चाहिए, लेकिन इसकी तात्कालिकता जिस वक्त पे लिखा गया है उस पे भी सवाल उठा रहे हैं लेफ्ट के लोग। MCD चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ का एक जो कार्यकर्ता है, जो सैनिटेशन वर्कर है, वो चुनाव लड़ रहा है, और मुद्दे को भटकाने की वजह से इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने में निकल कर आई है। बहरहाल इस तरीके के नारे तो कई हमने देखे JNU में, समय समय पर लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर भी ये इस तरीके के नारे जो है वो आपको लिखे हुए नजर आएंगे, जहाँ पे स्टॉप ब्राह्मणाइजेशन ऑफ JNU। तो ये तमाम तरह की चीजें अपने आप में सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब प्रशासन तलाशने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली के JNU से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी पुष्टि कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब गोल्डी बरार को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। खुफिया एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि गोल्डी बरार ने कनाडा से अपना नया ठिकाना कैलिफोर्निया में बनाया है। कनाडा में पेशे से ट्रक ड्राइवर गोल्डी बरार को कनाडा में जबरदस्त खतरा महसूस हो रहा था। उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि कनाडा में मूसेवाला के बड़ी संख्या में फैंस मौजूद हैं। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। वहीं लुधियाना कोर्ट में धमाके का आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह गिरफ्तारी हुई है।
आपको बताएं कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 6 घायल हुए थे। आईईडी को पाकिस्तान से लाने में शामिल था, ये आरोप हरप्रीत पर है। इसके अलावा कई मामलों में भी वो आरोपी है। पिछले साल दिसंबर में लुधियाना कोर्ट में यह धमाका हुआ था। तो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और आपको बता दें कि ये जो पिछले साल दिसंबर में धमाका हुआ था और आईईडी को पाकिस्तान से लाने की बात इसमें कही गई थी, तो ये पूरा मामला इस तरह से है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां राजनीति के केंद्र में आजकल आदिवासी हैं। जननायक टांटिया भील की भी खूब बात हो रही है, जिन्हें देश का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टंटिया भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर पहुंचे थे। एक दिन पहले मुख्यमंत्री भी वहां थे, लेकिन उनके वंशजों के घर आज भी खपड़ेल का ही है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। चूल्हे पर खाना बनता है और सबसे खराब हालत है गांव में सड़कों की। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दोनों आदिवासी केंद्र बने हुए हैं और उस केंद्र में भी तात्या मामा का नाम यानी तात्या भील का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये उनका गांव है, जन्मस्थली है बड़ौदा अहीर और ये वो सड़क है, यहीं पर उनका स्मारक है जिस पर अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी आए थे, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे। लेकिन इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं, इतनी जर्जर है और ये उनके पूर्वजों का घर है। बाहर मेरे कैमरा साथी रिजवान आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखाएंगे और इन्हीं पूर्वजों ने जो बगल में यहाँ पर स्मारक है उसके लिए ज़मीन दान में दी थी। चौथी पीढ़ी के लोग उनके यहाँ निवास करते हैं और इस घर में अगर आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी तरह से कोई भी ना तो प्रधानमंत्री आवास आपको दिखेगा, ना उज्ज्वला योजना आपको दिखेगी और ना ही यहाँ पर कोई शौचालय या किसी तरह की कोई सुविधा दिखेगी। इनकी चौथी पीढ़ी में उषा बाई आपका नाम है? सोना बाई, अच्छा आपकी बहू है। तो आज तो राहुल गांधी जी आए थे, आप लोगों से मिलने आए? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आए। कल मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आए थे, वो आए थे आपसे मिलने? हाँ, वो मिले थे। मिले। तो उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से? आप लोगों को कोई पक्का घर नहीं मिला, शौचालय नहीं है, उज्ज्वला योजना चूल्हे की पूरी? हाँ, के बाबूजी ने बोला बोले अब हम दे देंगे, ऐसे बोला। अब बोला है? हाँ। अच्छा, बोले हमको क्यों नहीं बोला? तो मैंने बोला कि अब आ रही हो हमारे पास तो हम काहे को बोलेंगे, तुम समझ के दे दो हमको। अच्छा, आप कौन सी चौथी पीढ़ी के उनके नातिन लगेंगे? हाँ, चौथी पीढ़ी। तो इतने दिनों से तो आपके यहाँ पर नेता आते रहते हैं, अभी तक क्यों नहीं कुछ मिला? इससे पहले कोई नहीं आया था? कल जब आ रहे हैं ना, सूरज मामा पहले भी आए थे? आ रहे हैं ना, दो तीन बार आ गए। अच्छा, लेकिन मिला था कुछ नहीं अभी तक? हाँ, वो दिए थे ना पहले, उनने हमारे सम्मान में 11 लाख दिए। अच्छा, सम्मान में पैसे मिले? हाँ, तो वो तीनों भाई को 3-3 लाख आए। अच्छा, मैंने सूखी जमीन ले ली 1.5 एकड़, मकान नहीं बांधा, नहीं बांध पाए मकान ऐसे। और शिवराज मामा ने एक लड़का को बीजा शाह ने वहाँ पे छात्रावास में लगाया है, जब भी लगा दिया था। पढ़ा हुआ कम है, एक ही को। और यहाँ हॉस्पिटल खुल गई, मामा के यहाँ शिवराज मामा ने खोल दी, तो उसमें मेरे को भी रोटी बनाने लगा दी। अच्छा, तो मैं रोटी करती हूँ और 2 वो घर पे रहती है। तो कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को? किसी पे क्रोध लाने का कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तात्या मामा का परिवार है, चौथी पीढ़ी है। इनका कहना है किसी पे कोई गुस्सा नहीं है, कोई मदद मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। कुछ मैं यहाँ मेरे कैमरा साथी अगर आपको दिखा पाएँ, ये शायद ऑयल पेंटिंग किसी ने बनाई है, पुराने ज़माने की बात है। तो अच्छा, तो हाँ, तो इनके परिवार के लोगों की तस्वीर है और यहाँ हाँ तात्या मामा पूजे जाते हैं। लेकिन आप इस गांव में आएंगे तो जिस तरह से स्मारक स्थली और तमाम तरह की बातें होती हैं, सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। आप देखेंगे तो बहुत रोज़गार के साधन यहाँ ना के बराबर हैं और परिवार की हालत आप देख सकते हैं। वैसे परिवार ये बता रहा है कि इन्हें सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी मिली थी, जैसे ज़मीन ले ली थी। कुछ बच्चे हैं इनको भी कुछ रोटी बनाने का काम मिल गया है और भी आश्वासन मिले हैं सरकारी, लेकिन जिस तरह से सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें वक्त तो लग ही जाता है। बहरहाल बड़ौदा अहीर गाँव से अपने सहयोगी रिजवान खान और निशाद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।